हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएजी इकोनॉमिक्स बीईसीसी 131 के खंड 1 में इकाई 1 अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था का परिचय, जिसमें आज हम पढ़ेंगे आर्थिक कार्य प्रणाली एवं आर्थिक नियम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, आर्थिक कार्य प्रणाली एवं आर्थिक नियम। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर्थिक कार्य प्रणाली तो अर्थशास्त्र के एक वैज्ञानिक स्वरूप का अनुशीलन करती है। यह मान्यताओं के स्वरूप, तर्क विधाओं और अर्थ विज्ञान में की गई व्याख्याओं का अनुशीलन करती है। वर्गीकरण, वर्णन, व्याख्या, मापन, पूर्वालोकन, सुझाव और जांच आकलन आदि का संबंध आर्थिक कार्य प्रणाली से है। आर्थिक कार्य विधि अर्थव्यवस्था विषयक प्रश्नों के अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए गए उत्तर और व्याख्याओं, वर्गीकरण आदि के आधार पर समीक्षा की जाती है। उदाहरण के लिए प्राय अर्थशास्त्री मांग एवं आपूर्ति वक्रों के खिसकाव के माध्यम से यह व्याख्या करते हैं कि कीमतों में परिवर्तन क्यों हो रहे हैं। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान होने के नाते आर्थिक नियम सामाजिक नियमों का एक अंग बन जाते हैं। अल्फ्रेड मार्शल के शब्दों में हमें समाज के सदस्यों के व्यवहार के उस पक्ष को अलग रखना चाहिए जहां मनुष्य की संप्रेरणा आर्थिक हो, जहां उन मुख्य संप्रेरणाओं की अभिव्यक्ति किसी मौद्रिक कीमत द्वारा हो सके। इनमें संबंधित कार्य सहज ही आर्थिक गतिविधियां बन जाएंगे, किंतु आर्थिक एवं शेष सामाजिक नियमों के बीच इस प्रकार बिलगाव प्राय इतना सहज स्पष्ट नहीं होता है। कितनी ही बार किसी कार्य के साथ आर्थिक एवं गैर आर्थिक संप्रेरणाएं के साथ जुड़ी होती है। परिणाम स्वरूप ऐसे विशुद्ध आर्थिक नियमों की रचना कर पाना बहुत कठिन हो जाता है जो संपूर्ण वैधता से परिपूर्ण हो। आइए नेक्स्ट देखते हैं अगमनात्मक एवं निगमनात्मक तर्क। अर्थशास्त्रियों ने इसके नियम के निरूपण में दो परंपराओं का अनुसरण किया है। एक परंपरा के कारण इन्हें शर्त या मान्यताएं भी कहा जाता है। पूर्व निर्दिष्ट होते हैं और सभी आर्थिक इकाइयों से विवेकपूर्ण यानी तर्क संगत व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। यदि मान्यताओं का पालन हो तो इस परिदृश्य में परिणाम पूर्व कलनीय ही रहते हैं। मान्यताएं पूरी तरह से अविश्वसनीय भी हो सकती है या बहुत ही वास्तविकता पूर्ण भी, किंतु उन्हें बहुत ही सटीक रूप से निरूपित किया जाता है। इस प्रकार की तर्क धारा का निगमनात्मक तर्क धारा कहा जाता है। यह सामान्यीकरणों या नियमों तथा व्यक्तियों की गतिविधियों से तर्क धारा के साथ संगति पूर्णता की अपेक्षा की जाती है। इसका एक सहज उदाहरण मांग का नियम यह है कि जिसके अनुसार अन्य बातें पूर्वतः रहने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में उसकी कीमत विमूलार्थी परिवर्तन होते हैं। जब कीमत गिरती है तो मांग की मात्रा अधिक हो जाती है और कीमत में वृद्धि होने पर कम मात्रा की मांग की जाती है। इसके विपरीत कुछ अर्थशास्त्री एक दूसरे ढंग से आर्थिक नियमों का अन्वेषण करते हैं। काल्पनिक आधार पर कारणों या शर्तों का निरूपण करने के स्थान पर वे विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न आर्थिक इकाइयों द्वारा किए गए व्यवहार की वास्तविक जानकारी एकत्र करते हैं। इसके बाद विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत उनके व्यवहार का सामान्यीकरण किया जाता है। इसे हम अगमनात्मक तर्क धारा का नाम देते हैं। इस विधि में एक बहुचर्चित उदाहरण एंजल का नियम है। विभिन्न परिवारों के बजट के अध्ययन के आधार पर एंजल का निष्कर्ष यह है कि जैसे जैसे परिवार की आय में वृद्धि होती है, आवश्यकताओं पर उसका व्यय कम होने लगता है और विलासितापूर्ण उपभोग पर व्यय में वृद्धि होती है। अधिकांश व्यवसायी फर्में इसी प्रकार की विश्लेषण विधि को बेहतर समझती है। अर्थशास्त्र में किसी भी अर्थव्यवस्था और उसकी कार्य प्रणाली विषयक हमारी सोच और सूझबूझ बढ़ाने के लिए आगमनात्मक एवं निगमनात्मक दोनों ही तर्क धारा का प्रयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं संतुलन।
संतुलन की संकल्पना आर्थिक विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण टूल है। इसका प्रयोग बहुत होता है, अतः इसे समझ लेना आवश्यक है कि प्रायः एक आर्थिक चर पर शक्तियों का प्रभाव रहता है। वे उस चर को अपनी अपनी दिशा की ओर खींचने का प्रयास करती है। जब वे शक्तियां एक संतुलन को प्राप्त कर लेती है तो अर्थात उक्त चर का मान स्थिर हो जाता है, तो हम कहते हैं कि वह चर संतुलन अवस्था में है। संतुलन की संकल्पना। संतुलन का अर्थ संतुलन का अर्थ है कि विश्राम अर्थात एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाना जहां से दूर होने की कोई प्रेरणा या सुयोग नहीं होता है। जिस समय विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही हो, तो हम कहेंगे कि उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है। उसका कोई प्रयास उसकी संतुष्टि के स्तर को सुधार नहीं पाएगा। संभवतः कुछ संतुष्टि की क्षति भले ही हो जाए। इसी प्रकार एक व्यवसायी फर्म उस समय संतुलन प्राप्त करेगी जब उसका संसाधन पर व्यय और उत्पादन उसे अधिकतम लाभ प्राप्त करा सके। यदि उसका ध्येय अधिकतम लाभ कमाना है, तो इस संतुलन बिंदु से परे हटने पर उसे लाभ में कमी सहन करनी होगी। कोई संसाधन स्वामी उस समय संतुलन में होता है जब उसके संसाधन उच्चतम प्रतिप्राप्ति वाले काम में लगे हो और उसकी अपनी आय अधिकतम स्तर पर हो। यहाँ भी किसी अन्य कार्य की ओर संसाधन की एक भी इकाई को प्रेरित करने से आय में कमी सहन करनी पड़ सकती है। एक अर्थव्यवस्था उस समय संतुलन में होती है जब उसकी आय के स्तरों ऐसे हो जहां सकल मांग और सकल आपूर्ति एक समान हो जाते हैं। संतुलन का ये विचार इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि इन द्वारा इंगित संतुलन कभी प्राप्त होता है। इनका महत्व इसी बात में है कि ये उस दिशा की ओर संकेत करते हैं जिसकी ओर आर्थिक गतिविधियां प्रवृत्त होती है। प्राय आर्थिक इकाइयां असंतुलन से संतुलन की ओर अग्रसर होती है। संतुलन का निरूपण विश्लेषण दो स्तरों पर किया जा सकता है, जिसमें पहला हो जाएगा आंशिक संतुलन। यहाँ हम शेष अर्थव्यवस्था से अलग अलग रहते हुए केवल एक बाजार की स्थिति का आकलन करते हैं। जिस दूसरा हो जाएगा सामान्य या व्यापक संतुलन। यह हमारी मान्यता रहती है कि सभी बातें चर परस्पर निर्भर है और हम सभी बाजारों के समन्वित रूप से प्राप्त संतुलन पे चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने आर्थिक कार्य प्रणाली एवं आर्थिक नियम के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।